नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षा 247 पे। दोस्तों, आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए आज मैं फिर एक इंडियन पॉलिटी की छोटी सी टेस्ट सीरीज जिसे आप बोल सकते हैं, और इसमें मैंने आपके लिए पॉलिटी के 20 क्वेश्चन रखे हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर देना है। और लास्ट में अपने आप को दोस्तों यह चेक करना है कि हमने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का आंसर ठीक किया है। जो बच्चा कमेंट में 20 में से 20 क्वेश्चन करेगा वो कमेंट करे, और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए और टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा तो आपका नाम सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ मिलेगा। तो आप कमेंट करें 20 क्वेश्चनों में से कौन बच्चा 20 क्वेश्चन करता है। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या संशोधन नहीं किया गया है? संशोधन की अगर मैं बात करूं, संशोधन दोस्तों आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। यदि भारत के संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो वह आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए कमेंट में तुरंत। अगर मैं उद्देशिका की बात करूं, प्रस्तावना जिसे हम बोलते हैं प्रेम्बल, दोस्तों जब संविधान सभा की 3rd मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो नेहरू जी ने संविधान की उद्देशिका पेश की थी 3rd मीटिंग में, और वही उद्देशिका जो आप यहां पे लिखी हुई देख रहे हैं वही आगे चल के क्या बनी? प्रस्तावना बनी थी हमारी। संविधान सभा की 3rd मीटिंग में उद्देशिका पेश की थी नेहरू जी ने, और वही आगे चल के क्या बनी? प्रस्तावना। खैर वो तो हमारी एक्स्ट्रा चीजें थी, लेकिन हमारा यहां पे आंसर क्या होगा कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो मैं बात करूं दोस्तों, अभी तक प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। तो आपका जो आंसर है वो सी है, क्योंकि इसमें दोस्तों 42वां संविधान हुआ था 1976 में। बयालीसवां संविधान दोस्तों हुआ था 1976 में। जो इसमें हमको समझने वाली बात है, उसमें संशोधन क्या हुआ था? उसमें संशोधन यह हुआ था कि 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और दोस्तों तीसरा जो वर्ड है वो है अखंडता। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसी के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? प्रस्तावना में, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, संविधान में कहीं नहीं। तुरंत आंसर दीजिए दोस्तों। इसके मैं आंसर की अगर बात करूं तो हमारा इसमें डी आंसर ठीक है कि संविधान में कहीं भी हमको संघीय शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा। जो हमारा ये संघीय शब्द है यह हमारा संविधान में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं बात करने लगूं यहां पे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत सिर्फ राज्यों का संघ आता है। क्या आता है? राज्यों का संघ। तो हमारा आंसर होगा डी, कि भारत के जो संविधान है उसमें संघीय शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि संविधान सभा का भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था?
जब मैंने आपको मीटिंग्स के बारे में पढ़ाया था, जब हमारा पॉलिटी की क्लास चल रही थी तो मैं मीटिंग करा रहा था, तो मैंने आपको बताया था सेकंड मीटिंग के बारे में। तो सेकंड मीटिंग में आपने दोस्तों वहां पे सारी चीज मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी कि सेकंड मीटिंग में स्थायी अध्यक्ष बने थे, संवैधानिक सलाहकार बने थे और उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो क्वेश्चन वही है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सर बी, यहां पे थोड़ा ये मिस्टेक है, सर बी.एन. राव या श्री के.एम. मुंशी? तुरंत जवाब दीजिए। इसकी मैं अगर बात करूं दोस्तों, हमारा इसका जो आंसर होता है वो होता है सर वी.एन. राव। जो सर वी.एन. राव थे वो हमारे संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। और क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? उच्च न्यायालय के द्वारा, कोई उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण? उच्च न्यायालय, कोई उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण। एक रिट की यहां पर बात की गई है। अगर एक रिट की मैं दोस्तों बात करूं तो क्या होता है? इसका आंसर हमारा होता है उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय होता है दोस्तों वो आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है? रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। अगर यहां पर बात आ जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। साथ के साथ नोट कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब समाविष्ट किए गए, मतलब कब जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में? 1971 में, 1972 में, 1975 में या 1976 में? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? आंसर करें दोस्तों तुरंत। दोस्तों अगर मैं यहां बात करने लगूं तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में। इसी के तहत इनको जोड़ा गया था। 1976 में इनको जोड़ा गया था। अगर जोड़ने की हम बात करें तो क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। अगर मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में हम बात करें तो ये 11 हैं, हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। किस तहत आते हैं? ये आते हैं दोस्तों भाग 4 के और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 होता है इनके लिए 51 के। इनके तहत इनको हम जानते हैं भारतीय संविधान में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। आंसर दीजिए तुरंत। समता के अधिकार की यहां पर बात की गई है कि कौन सा हमारा समता का अधिकार है जो किस अनुच्छेद के तहत यहां जोड़ा गया है। अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों हमारा आंसर होता है ए। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड की जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें किस देश के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो दोस्तों आयरलैंड का जो संविधान है वहां से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। अगर अमेरिका की हम बात करने लगे तो अमेरिका से प्रस्तावना के बाद मोस्ट में आपको इसमें बता देता हूं मौलिक अधिकार। और जैसे फिर मैं बात करूं राष्ट्रपति का पद भी इसी में आता है, अमेरिका में से लिया गया राष्ट्रपति का पद है। ऑस्ट्रेलिया से अगर मैं बात करने लगूं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या है, ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों यह कि अमेरिका से तो ली गई है प्रस्तावना, लेकिन क्या है ऑस्ट्रेलिया से है प्रस्तावना की परिभाषा। प्रस्तावना की परिभाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरी चीज इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, वो है समवर्ती सूची। ये भी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर मैं कनाडा से बात करने लगूं तो मोस्ट एक चीज यहां पे आती है, वो आती है संघात्मक शक्तियां। जो हमारी संघात्मक शक्तियां हैं वो कहां से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से। और हमने बात की थी राज्य के निर्देशक तत्वों की, तो वो लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आंसर आपको जरूर पता होगा। विधि मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के जो नियुक्ति करता है अनुच्छेद 361 के फर्स्ट के तहत क्या होता है? इनकी नियुक्ति करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, शासन अध्यक्ष। सिंपल क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? तो आप इसमें आपने कई बार इसको पढ़ा होगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह दोस्तों राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। और यह चीज जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, ये पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 64 के अंदर कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यहां से मेन एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जिसका जरूर जवाब देना है आपको कमेंट में। वो क्वेश्चन है क्या कि है तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पे, राष्ट्रपति नहीं, ये है तो उपराष्ट्रपति के पद पे,
लेकिन आर्टिकल 64 यह कहता है कि यह राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। तो आपको आंसर यह देना है कि ये जो वेतन लेता है, जो उपराष्ट्रपति वेतन लेता है, यह राज्यसभा के प्रधान सभापति का वेतन लेता है या उपराष्ट्रपति का वेतन लेता है। जरूर आपको यह कमेंट में आंसर देना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यह है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार। फटाफट से आंसर कीजिएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, कि भारत के अंदर वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कभी भी नहीं हुई है। अगर वित्तीय आपात स्थिति की हम घोषणा की बात करें तो हम आर्टिकल 360 के अंदर दोस्तों क्या करते हैं, वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा करते हैं। और वित्तीय आपात स्थिति घोषणा है क्या कि यदि हमारे देश के अंदर कभी भी, जैसे सपोज कीजिए हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है, और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है, तो क्या होता है, तभी क्या वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा होती है। राष्ट्रपति इसे लगाते हैं मंत्री परिषद की सलाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यह है कि भारतीय संसद के ऊपर, यह अपर है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेनेट, राज्यसभा, विधानसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड। यह टॉपिक मैंने कई बार आपको बताया है, अभी तक कम से कम 7 से 8 बार मैं आपको बता चुका हूं। अपर हाउस क्या है? अपर हाउस, जब मैंने आपको संसद पढ़ाई थी और मैंने आपको बताया था संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो मैंने आपको वहां यह बताया था कि जो राज्यसभा होती है वह उच्च सदन होती है, और लोकसभा जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? निम्न सदन। तो यहां पर यही बात की गई है कि अपर हाउस क्या है। तो हमारा जो आंसर इसका होता है वो होता है राज्यसभा, की जो हमारी राज्यसभा है वही क्या है दोस्तों? अपर हाउस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री या संसद? फटाफट से आंसर कीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है वो होता है संसद। संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की सर्जन की शक्ति प्राप्त है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो यह आर्टिकल 312 के फर्स्ट के तहत क्या होता है? संसद अखिल भारतीय सेवाओं को सर्जन की शक्ति प्राप्त करती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1954 में, 1964 में, 1974 में, 1984 में? दोस्तों 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है ये, और जो भी स्टूडेंट कमेंट करके बताए मेरे को कि जो 20 में से 20 क्वेश्चन करता है, जब मैं इंडियन पॉलिटी की आपको नेक्स्ट क्लास में टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा और मेरे को कमेंट में उस बच्चे का नाम मिलेगा, तो मैं उस बच्चे का नाम यहां एक बार जरूर लिखूंगा। तो ये मेरे को आप एक बार जरूर बताएं
कि किस बच्चे ने 20 में से 20 क्वेश्चन यहां पर ठीक किए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपको आंसर देना है। जो हमारा आंसर है दोस्तों वो है 1954। हाउस ऑफ द पीपुल जो यह नाम दिया गया था दोस्तों, ये 14 मई 1954 को नाम दिया गया था। 1954 को यह नाम दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? आपराधिक मामले, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी मामले, सिविल मामले, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। हमारा क्वेश्चन यह है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं और फटाफट से आंसर दीजिएगा। आपराधिक मामले, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी मामले, सिविल मामले, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। दोस्तों जो हमारा इसका आंसर है वो है पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? योजना समिति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद या राष्ट्रीय विकास परिषद? फटाफट से आंसर कीजिए। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर मैं राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करूं तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसमें होता यह है कि जब यह बिल बन जाता है तो यह राष्ट्रपति के पास जाता है। जब जो यह पंचवर्षीय योजना जब बनेगी तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति जब इस पे हस्ताक्षर कर देंगे तो ये सरकारी योजना बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? 1984, 1985, 1986, 1988? फटाफट से आंसर दीजिए। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? 1984 में, 1985 में, 1986, 1988? दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 1985। हुआ क्या था इसमें यह होता कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 52वां संविधान संशोधन (1985) में हुआ था और उसी के तहत क्या हुआ था कि जो दल बदल विरोधी कानून है उसको क्या किया गया था, उसको रोका गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैसर्गिक अधिकार? फटाफट से बताइए कि कौन सा अधिकार है। संसद के चुनावों में मत देने का जो अधिकार है वो हमारा कौन सा अधिकार है? अगर मैं अधिकार की बात करूं तो दोस्तों यह हमारा कानूनी अधिकार होता है कि अगर हम संसद में चुनावों में मत देने का जो हम अधिकार है ये हमारा है कानूनी अधिकार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी या जनता पार्टी? इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि जनता दल अलग है और जनता पार्टी अलग है, दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। ये क्वेश्चन हमारा यह है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, जनता दल ने दिए हैं, समाजवादी पार्टी या जनता पार्टी? फटाफट से आंसर कीजिए कमेंट में। दोस्तों जो इसका हमारा आंसर है वो है जनता दल। जनता दल 11वीं लोकसभा में, दोस्तों 11वीं लोकसभा में हमको 2 प्रधानमंत्री मिले थे। 2 प्रधानमंत्री मिले थे, एच.डी. देवगौड़ा और दूसरे थे इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विरोधी पक्ष का नेता या स्पीकर? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? फटाफट से आंसर कीजिए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विरोधी पक्ष का नेता या स्पीकर? इसका जो आंसर है दोस्तों वो है मुख्यमंत्री। जो हमारा होता है वो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जामों में आया है और लगातार ये क्वेश्चन बच्चे ज्यादातर मोस्टली गलत करके आते हैं इसको। 19 भाषाएं, 22, 18 या 16? यहां पे कंफ्यूजन एक होता है कि अगर यहां पे किसी ऑप्शन को हम यहां से सपोज करो 16 ऑप्शन को हम हटा दें और यहां हम रख दें 14, तो ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं 14 लगाते हैं। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन वाली बात यह हो जाती है कि मूल संविधान में हमारे में 14 भाषाएं थी। यहां से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर करने हैं कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें क्या थी 14 भाषाएं। लेकिन 8वीं अनुसूची में अगर हम भाषाओं की बात करें तो दोस्तों वो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। दोस्तों आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसमें आपके लिए हमने 20 क्वेश्चन रखे और मैं आपको फिर दोबारा एक बार बोले देता हूं कि जब मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, आज की टेस्ट सीरीज में जिस भी किसी भी स्टूडेंट ने 20 में से 20 क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है उसका नाम मैं यहां पर आपको अगली टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।